जिन सॉक तेज रफ्तार कार के अंदर अचानक एक बुरे सपने से जागता है। उस समय उसके साथ उसकी माँ, पिता और उसका बड़ा भाई यूसॉक मौजूद था। असल में उनका पूरा परिवार अपने नए घर जा रहा था। लेकिन जैसे ये वहां पहुंचते हैं, जिन सॉक को ये घर जाना पहचाना सा लगता है, जैसे वो यहाँ पहले भी आ चुका हो। हालांकि उनका परिवार अपने नए घर को लेकर काफी एक्साइटेड था, लेकिन जिन सॉक अपने भाई यूसॉक की तरफ हैरानी से देखता है। उसे अच्छी तरह मालूम है कि यूसॉक की अचीवमेंट्स के लिए हर कोई उसकी तारीफ करता है। असल में यूसॉक न सिर्फ पढ़ाई लिखाई में अव्वल आता था, बल्कि साथ ही वो स्पोर्ट्स में भी बहुत अच्छा था। यहाँ तक कि स्कूल की लड़कियां भी उसकी दीवानी थी। लेकिन करीब 1 साल पहले एक एक्सीडेंट ने यूसॉक को हमेशा के लिए विकलांग बना दिया था। यही वजह है कि उसका भाई उसे इतना सपोर्ट और प्यार करता है। जिन सॉक और उनका परिवार अपने नए घर में बहुत बिजी है। फिर यूसॉक साल 1997 का कैलेंडर दीवार पर लगाता है। जी हाँ, ये कहानी 1997 की है। अपने कमरे में कुछ सामान ले जाते हुए जिन सॉक की नजर एक बंद कमरे पर पड़ती है। यूसॉक कहता है कि इस कमरे में घर के पिछले मकान मालिक का सामान है, इसलिए ये बंद है। जिन सॉक किताबों को ठीक से रख रहा होता है कि तभी वहां काम कर रहे एक आदमी से कुछ औजार गिर जाते हैं। वो आदमी जिन सॉक से पूछता है कि जिस आदमी से वो बात कर रहा था, क्या वो सच में उसका भाई ही है। उसने ये सवाल ऐसे पूछा जैसे उसे कोई शक हो, लेकिन तभी अचानक से यूसॉक वहां आ जाता है और उनकी ये बातचीत अधूरी ही रह जाती है। रात के समय पूरा परिवार साथ खाना खा रहा होता है कि तभी अचानक जिन सॉक को ऊपर बंद कमरे से कुछ आवाज सुनाई देती है। अजीब बात यह थी कि वो आवाज किसी और को सुनाई नहीं देती। कहती है कि शायद ये बादलों की गड़गड़ाहट थी, लेकिन जिन को यकीन था कि वो आवाज कमरे से ही आ रहा थी। जिन सॉक को एक एग्जाम देना है, इसलिए वो देर रात तक मेहनत से पढ़ाई करता है। उसी रात जब वो अपने कमरे में म्यूजिक सुन रहा होता है तो अचानक उसे एक अजीब आवाज सुनाई देती है, जैसे कि कोई उसके पीछे हो। वो सच्चाई जानने के लिए उस आवाज के पीछे पीछे जाता है। तभी अचानक यूसॉक एकदम से उसके सामने आकर उसे बुरी तरह चौंका देता है। यूसॉक कहता है कि कमरे में कोई नहीं है और वो जिन को बातचीत करने के लिए बाहर ले जाता है। इन दोनों को इस बात का जरा भी एहसास नहीं था कि दरवाजे के पीछे एक साया दिखाई दे रहा है। जिन और यूसॉक दोनों भाई बारिश में बातें कर रहे थे कि तभी अचानक उनके पिता का फोन आता है। यूसॉक को फिक्र होती है, इसलिए वो तुरंत घर की तरफ दौड़ता है। लेकिन रास्ते में कई अजनबी लोग उसे चारों तरफ से घेरकर बुरी तरह पीटने लगते हैं और उसे एक कार में किडनैप कर लेते हैं। जिन ये सब देखता है, लेकिन जैसे ही वो अपने भाई की मदद करने के लिए आगे बढ़ता है, इतने में वो कार वहां से निकल जाती है। किस्मत से वो कार का नंबर देखने में कामयाब हो जाता है। किसी तरह घर पहुंचकर अपने पेरेंट्स को ये सारी बातें बताते हुए जिन बेहोश हो जाता है। अगले दिन वो अपने कमरे में उठता है और उसे पता चलता है कि पुलिस अभी तक उसके भाई और उसके किडनैपर को नहीं ढूंढ पाई है। कई दिनों तक तलाश करने के बाद भी पुलिस को यूसॉक के बारे में कोई जानकारी नहीं मिलती। जिन हमेशा दवाई खाता है क्योंकि वो हाइपरसेंसिटिविटी का मरीज है। एक रात सोते समय जिन की आंख फिर से खुलती है क्योंकि उस खाली कमरे से दोबारा आवाजें आ रही थी। फिर अचानक उस कमरे का दरवाजा अपने आप खुल जाता है, मानो कमरे से कोई उसकी तरफ आ रहा हो। लेकिन फिर पता चलता है कि ये सब सिर्फ बुरा सपना था। किडनैप होने के 15वें दिन आखिरकार यूसॉक खुद ही घर वापस आ जाता है, लेकिन उसको ये बिल्कुल याद नहीं था कि उसे किसने और कहाँ किडनैप किया था। ऐसा लगता है वो अपनी याददाश्त खो चुका हो। एक रात सोते समय जिनको ये एहसास होता है कि उसका भाई रात में बाहर गया है, लेकिन इसे अनदेखा करके वो फिर से सो जाता है। अगले दिन दवाई खाते समय ना जाने किस तरह उसकी दवाई की गोलियां अलमारी के नीचे गिर जाती हैं और इस तरह उस दिन वो अपनी दवाई नहीं ले पाता। फिर यूसॉक के साथ नाश्ता करते समय वो उससे पूछता है कि कल रात उसका भाई कहाँ गया था, लेकिन यूसॉक उसे ये यकीन दिलाता है कि वो कहीं नहीं जा रहा था। सुबह काम पर जाने के समय जिन अपने भाई यूसॉक को दाहिने पैर से लिंगड़ाते हुए देखता है, जो उसे काफी ज्यादा अजीब लगता है, क्योंकि जहां तक जिन को मालूम था उसका भाई यूसॉक दाएं नहीं बल्कि बाएं पैर से विकलांग था। लेकिन उसके पूछने पर यूसॉक उसे कोई सीधा जवाब नहीं देता। रात होती है और रोज की तरह जिन फिर से पढ़ाई करते करते अपनी टेबल पर ही सो जाता है। बीच रात में अचानक से यूसॉक उठता है और अपने भाई को बेहद गुस्से की नजर से देखने लगता है। इसके बाद वो एक पेंसिल को इस तरह उठाता है जैसे अपने भाई की आंख में घोंपना चाहता हो।
मगर वो कुछ नहीं करता। उस समय जिन सो नहीं रहा था और वो भी चुपचाप यूसॉक का पीछा करने लगता है। हैरानी की बात थी कि यूसॉक बिना लंगड़ाए बड़े ही आराम से चल रहा था। सवाल ये है कि आखिर वो कौन से राज छुपा रहा था। टैक्सी लेकर जिनसोक आखिरकार उस जगह पर पहुंचा जहां यूसॉक उतरा था। वहां पर वो यूसॉक को एक संकरी गली में स्मोकिंग करते और अपना चश्मा पहने बिना चलते हुए देख सकता था। हॉल से गुजरने के बाद यूसॉक आखिरकार दो लोगों से मिलता है। ये दोनों वही पुलिस ऑफिसर थे जिन्हें उसके किडनैप होने पर खोजने का काम सौंपा गया था। क्या ये दोनों पुलिस ऑफिसर यूसॉक से मिले हुए थे? ये लोग आखिर है कौन? यूसॉक का पीछा करते हुए जिन रंगे हाथों पकड़ा जाता है। वो पतली गलियों से भागने और दोनों आदमियों को चकमा देने की कोशिश करता है और आखिरकार अंधेरे में गायब हो जाता है। उसे इसका कोई अंदाजा नहीं था कि यूसॉक भी उसके पीछे है और अचानक पीछे से उसका मुंह दबाकर वो उसे बेहोश कर देता है। तभी अचानक जिन की नींद अपनी मेज पर खुलती है, मानो उसके साथ जो कुछ भी हुआ वो सिर्फ एक सपना था। वो तुरंत खुद को बाथरूम में बंद कर लेता है क्योंकि उसे पूरा यकीन था कि वो सब एक सपना नहीं था। यूसॉक उसे समझाने की बहुत कोशिश करता है कि वो सब एक बुरा सपना था, लेकिन जिन को पूरा यकीन हो चुका होता है कि ये आदमी उसका भाई नहीं बल्कि कोई और है। जिन बहुत ही धीरे से बाथरूम से बाहर निकलता है, लेकिन तभी यूसॉक उस पर हमला कर देता है और उसे तब तक नहीं छोड़ता जब तक कि जिन को यकीन नहीं हो जाता कि वो सब सिर्फ एक सपना था। यूसॉक उसे यकीन दिलाता है कि ये उसके दवाई ना लेने की वजह से हुआ है। जिन ये सोचकर बहुत शर्मिंदा होता है कि उसने अपने ही भाई पर इतना बड़ा आरोप लगाया। फिर वो अपनी स्टडी डेस्क पर लौट आता है, लेकिन तभी वो देखता है कि यूसॉक ने उसकी आंख पर वार करने के लिए जिस पेंसिल का इस्तेमाल किया था वो वहीं मौजूद थी। अब उसे पक्का यकीन हो जाता है कि ये उसका भाई नहीं है। जिन इस सब के बारे में अपनी माँ को बताता है। उसकी माँ भी ये सब सुनकर बहुत हैरान रह जाती है और उसे ये समझ नहीं आता कि यूसॉक के साथ क्या हुआ है। उस रात जिन अपनी नींद से जागकर पानी पीने के लिए किचन में जाता है, लेकिन तभी वो फोन पर अपनी माँ को बात करते हुए सुनता है, जो ये कह रही होती है कि जिनसॉक को उनके सभी प्लान्स के बारे में पता चल गया है। यानी जिन की माँ भी इस सब का एक हिस्सा थी। ये सब सुनकर जिन को ऐसा शौक लगता है कि वो छिपने के लिए घर से बाहर भाग जाता है। लेकिन जब वो देखता है कि उसकी माँ चेक करने के लिए उसके कमरे में जा रही है, तो जिनसॉक जल्दी से अपने कमरे में लौटने के लिए दीवार पर चढ़ता है और किसी तरह माँ के कमरे में आने से पहले ही वो बिस्तर में जाकर लेट जाता है। जिन का शरीर बारिश की वजह से पूरा गीला था और वो बस अपनी माँ के सामने सोने का नाटक कर रहा था। माँ को जब ये यकीन हो जाता है कि जिन अभी भी सो रहा था, तब वो उसके कमरे से बाहर निकल आती है। दरवाजा बंद होने की आवाज सुनते ही जिन तुरंत उठ जाता है, जबकि उसकी माँ अभी भी वहां थी और वो उसे देखकर मुस्कुराती है। जिन को कोई आइडिया नहीं था कि उसके साथ क्या हो रहा है। वो सोचता है कि उसे तुरंत ही ये घर छोड़ना होगा, इसलिए वो फिर से उसी खिड़की से कूदकर वहां से भाग जाता है। अपने घर के गेट के सामने से वो अपने पिता के पास से गुजरता है और वो उसे कुछ अलग नजर आते हैं। साथ ही उसकी माँ भी पीछे से उसे बड़े अजीब ढंग से देखती है। उसे अपने ही पेरेंट्स अजनबी के जैसे लगते हैं। जिन जानता था कि वो खतरे में है, इसलिए वो तुरंत वहां से भागने का फैसला करता है, लेकिन उसके पेरेंट्स द्वारा भेजा गया एक आदमी तुरंत उसका पीछा करने लगता है। आखिरकार किसी तरह गिरते पड़ते जिन पुलिस स्टेशन पहुंचता है। वहां जिन पुलिस को ये समझाने की कोशिश करता है कि कुछ लोग उसका परिवार होने का दिखावा कर रहे हैं, लेकिन पुलिस जब डेटा चेक करती है तो पता चलता है कि जिन का जन्म 1977 में हुआ था, जिसका मतलब है कि अभी उसकी उम्र 41 साल है। ये सुनकर जिन पूरी तरह कंफ्यूज हो जाता है क्योंकि उसके हिसाब से उसकी उम्र सिर्फ 21 साल थी। इस पर पुलिस उसे बताती है कि ये साल 2017 चल रहा है। ये सुनकर वो हैरान हो जाता है। उसे अपने कानों पर विश्वास नहीं होता कि आखिर वो भविष्य में 20 साल आगे कैसे हो सकता है। फिर जब वो अपना चेहरा शीशे में देखता है तो उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि वो वाकई में एक 41 साल का बूढ़ा व्यक्ति लग रहा था। वो सोचता है कि क्या उसने टाइम ट्रेवल किया है। पूरी तरह कंफ्यूज होकर आखिरकार वो घर वापस जाने का फैसला करता है। इसके बाद खाली कमरे से उसे एक संगीत की आवाज सुनाई देती है। कमरे के अंदर घुसने के बाद वो खून से लथपथ 2 पुतलों को देखकर हैरान रह जाता है। फिर वहीं पर उसे यूसॉक और अपने पेरेंट्स भी दिखाई देते हैं। ये साफ था कि ये जिन का परिवार नहीं है। आखिरकार यूसॉक उसे ये बताना शुरू करता है कि 20 साल पहले इस कमरे में एक मर्डर हुआ था, जहां 2 लोग मरे हुए पाए गए, लेकिन उनका हत्यारा कहीं नहीं मिला। इस मर्डर के बारे में सब भूल ही चुके थे कि तभी विक्टिम फैमिली ने एक प्रोफेशनल टीम को हायर करके मर्डर को ढूंढने के काम पर लगा दिया।
महीनों की तहकीकात के बाद यूसॉक ने आखिरकार कातिल को ढूंढ ही लिया, जो कोई और नहीं बल्कि जिनसॉक ही था। इसके बाद यूसॉक ने जिनसॉक को पकड़कर खूब टॉर्चर किया। टॉर्चर की वजह से उसने अपना जुर्म कबूल तो कर लिया, लेकिन इससे जुड़ी कोई भी बात उसे याद नहीं थी। उसे पूरा और पक्का यकीन था कि उसने हत्या नहीं की। ऐसे में यूसॉक ने एक फेमस हिप्नोटिस्ट पाक सोंग ताई को हायर किया, जो जिनसॉक का पिता बना हुआ था। पाक सोंग ताई का मानना था कि जिनसॉक एक मुश्किल समय से गुजर रहा था, जिसकी वजह से वो अपनी यादों को भूल गया। इसलिए उसे हिप्नोटाइज करके 20 साल पीछे ले जाया गया, ताकि उसकी खोई हुई यादों के टुकड़ों को खोजकर उसे उसका जुर्म याद दिलाया जा सके। पाक सोंग ताई अपनी कला का इस्तेमाल करके जिनसॉक को मई 1997 से पहले के समय में वापस ले गए। इस दौरान जिन को रेगुलर बेसिस पर एक दवा भी दी गई, जिससे उसे हिप्नोटाइज रखने में मदद मिलती थी। इस तरह हिप्नोटाइज होने के बाद जिनसॉक आखिरकार 21 साल का होकर अपने पिता, माँ और भाई के साथ एक कार में लौट आया। यही वो पल है जहाँ से ये फिल्म शुरू होती है। यही वजह है कि जब ये लोग पहली बार अपने नए घर में गए तो जिनसॉक को घर देखा हुआ सा लगा। और वो हाउस मूवर जिसने पूछा था कि क्या यूसॉक वाकई में उसका भाई है, उसका ऐसा पूछना भी बेवजह नहीं था, क्योंकि उसने ऐसा उन दोनों की उम्र के अंतर की वजह से पूछा था। इसके अलावा उस खाली कमरे से जिनसॉक को बार बार आवाज इसलिए आती थी क्योंकि कमरे में यूसॉक अपने आदमियों के साथ उन पुतलों को लगाने और उस मर्डर सीन को दोबारा बनाने की कोशिश कर रहा था। उनका मकसद जिनसॉक को मर्डर के समय में वापस लाना था, ताकि उसे अपना क्राइम याद आ जाए। और इसलिए ही यूसॉक उस रात जिनसॉक को बाहर लेकर गया था, ताकि उसकी टीम मर्डर के सीन को आराम से तैयार कर सके। लेकिन जैसा उन्होंने सोचा था, उनका प्लान वैसा नहीं गया, क्योंकि जब वो घर वापस आ रहे थे तो यूसॉक को पुलिस ने घेर लिया, जो इस पूरे समय उसके पीछे पड़ी हुई थी। पुलिस उसे पकड़कर ले गई और जिनको लगा उसके भाई को किडनैप किया गया है। यूसॉक को जेल से बाहर आने में 2 हफ्ते का टाइम लग गया, और उसके बाहर आने के बाद वे लोग जिनसॉक को उस मर्डर सीन पर वापस लाने के प्लान पर फिर से लग गए, जो 20 साल पहले एक बारिश के दिन हुआ था। लेकिन दुर्भाग्य से अगले कुछ दिनों तक बारिश ही नहीं हुई, और इतने में ही जिनसॉक ने इन सब बहरूपियों को पकड़ लिया। जिनसॉक को अभी भी यकीन था कि उस कमरे में वो मर्डर उसने नहीं किए, और ये चीज अब यूसॉक को गुस्सा दिला रही थी। यही वो पल था जब जिनसॉक कार से निकलकर भाग जाता है। वो अपनी पूरी ताकत से दौड़ता है और यूसॉक पतली गलियों में कार से उसका पीछा करता है। यूसॉक अपनी कार को इतनी तेज दौड़ाता है कि वो बेकाबू होकर एक पेड़ से जा भिड़ती है। आखिरकार जिन भाग निकलता है, लेकिन सड़क पार करने से पहले ही एक ट्रक से उसका एक्सीडेंट हो जाता है। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि इस तरह टक्कर लगने से उसकी खोई हुई यादें वापस आ जाएंगी, वो 20 साल पहले की यादें। ये बात मई 1997 की है। नौजवान जिनसॉक एक झील के किनारे म्यूजिक सुन रहा था। इसके बाद उसके माता पिता और भाई उसे बुलाते हैं। वे घर जाना चाहते हैं। जिनसॉक कार में अपनी मां के कंधे पर सो रहा था, जहां उसे ख्याल तक नहीं था कि एक एक्सीडेंट में उसके पेरेंट्स मरने वाले हैं। इस बीच उसका भाई अस्पताल में मर रहा था। बेचारा अकेला पड़ चुका जिनसॉक एशिया में आई मंदी के उस दौर में एक एक पैसा कमाने के लिए कड़ी मेहनत करता है। उसे अपने भाई की जान बचानी थी। अस्पताल में एक डॉक्टर जिन से कहता है कि उन्हें जल्द से जल्द अपने भाई का ऑपरेशन करवा लेना चाहिए, वरना उसकी जान नहीं बच पाएगी। उस समय जिन की हालत ऐसी थी कि वो पैसों के लिए कुछ भी कर सकता था। तभी उसे एक ईमेल आता है कि अगर वो मर्डर करने का काम करे तो वो आदमी उसे मुंह मांगी रकम देगा। जिनसॉक इतना डिप्रेस हो चुका था कि वो उस ऑफर के लिए हाँ बोल देता है। ये एक ऐसा फैसला था जिसके लिए वो जिंदगी भर पछताने वाला था। फिर उस रात जिनसॉक उस मर्डर वाली जगह पर पहुंचता है। तेज बारिश हो रही थी और जिन को घर में मौजूद औरत को मारने का ऑर्डर दिया गया था, लेकिन साथ ही उसे उसके बच्चों को छूने की परमिशन नहीं थी। मास्टर बेडरूम में जिन एक औरत को उसके बेटे के साथ सोते हुए देखता है, लेकिन लास्ट मोमेंट पर वो अपना मन बदल लेता है। अब जैसे ही वो वहां से जाने वाला होता है कि तभी वो औरत जाग जाती है और जिन के हाथ में चाकू देखकर बुरी तरह घबरा जाती है। जिन के जाने से पहले ही वो औरत डर के मारे बुरी तरह चिल्लाने लगती है। आवाज सुनकर उसकी बेटी भी जाग जाती है और नीचे आ जाती है। चाकू देखकर वो लड़की भी चिल्लाती है और जिन उसे चुप कराने के लिए उसकी तरफ दौड़ता है। इसी कोशिश में जिन और वो लड़की एक दूसरे से टकरा जाते हैं और अनजाने में वो चाकू लड़की के पेट में घुस जाता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। अपनी बेटी को मरता हुआ देख उसकी माँ भी जोर जोर से चिल्लाने लगती है और उसे चुप करने के लिए जिन उसके पेट में चाकू घोंपकर उसे भी मौत की नींद सुला देता है। जिन अब यहाँ से भागने ही वाला होता है, लेकिन तभी उस औरत का लड़का जाग जाता है। जिनसॉक लड़के को वापस सोने और 1 से 100 तक गिनती गिनने के लिए कहता है। वो वादा करता है कि 100 होने से पहले ही उसकी माँ वापस आ जाएगी।
घर से निकलते समय जिन को ये पता चलता है कि उसे मर्डर का काम देने वाला असल में डॉक्टर ही था। इसके बाद जिन हॉस्पिटल में उस डॉक्टर से मिलता है। डॉक्टर बहुत गुस्से में था क्योंकि उसकी बेटी की मौत हो गई थी, जबकि उसने जिन को सिर्फ अपनी पत्नी को मारने का काम सौंपा था ताकि उसे इंश्योरेंस के पैसे मिल जाएं। इसके बाद ये आपस में तब तक लड़ते हैं जब तक कि छत से गिरकर डॉक्टर की मौत नहीं हो जाती। इन सारी चीजों का जिन के दिमाग पर ऐसा असर होता है कि वो अपनी याददाश्त खो बैठता है। फिल्म का ये सीन 2017 का है, जहां जिन सॉक हॉस्पिटल में लेटा हुआ है। इतने में यू सॉक वहां आता है और उसे मारने के लिए जहर वाला इंजेक्शन देने ही वाला होता है कि तभी जिन सॉक उससे माफी मांगता है और कहता है कि उसने कोई भी जुर्म जानबूझकर नहीं किया। यू सॉक को इस बात पर यकीन आ जाता है कि ये डॉक्टर ही था जिसने जिन को अपनी पत्नी का मर्डर करने का ऑर्डर दिया था, क्योंकि इस मर्डर से 1 महीना पहले उस डॉक्टर ने कई सारी इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदी थी। आखिरकार यू सॉक खुद भी इस बात को स्वीकार कर लेता है कि वो वही बच्चा है जिसे जिन ने 1 से 100 तक गिनती करने के लिए कहा था। यू सॉक ने अपनी पूरी लाइफ एक अनाथ आश्रम में बिताई और उसने कसम खाई थी कि वो अपने परिवार के कातिल को ढूंढ निकालेगा। लेकिन जिन सॉक झूठ बोलता है कि ये उसके पिता नहीं थे जिन्होंने उसे अपने परिवार को मारने के लिए कहा था। यू सॉक जानता था कि जिन झूठ बोल रहा है, इसलिए वो वहां से चुपचाप चला जाता है। हताश होकर यू सॉक हॉस्पिटल की खिड़की से कूद जाता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। और इसी बीच तनाव में आकर जिम सॉक भी यू सॉक द्वारा लाए जहर का इंजेक्शन लगाकर अपनी जान दे देता है। इस तरह इन दोनों की जिंदगी का अंत होता है। ये कहानी एक बार फिर से 1997 के समय में वापस जाती है, जहां झील के पास जिन सॉक को उसकी मां ने घर जाने के लिए बुलाया था। और जब वो जाने वाला होता है, अचानक उसकी मुलाकात एक छोटे से लड़के से होती है। असल में ये छोटा लड़का यू सॉक ही था, जो अपने परिवार के साथ वहां छुट्टी मनाने आया था। यही इस पल से ही इन दोनों की किस्मत एक साथ लिख दी गई थी।